Hello students, welcome back to Rashtra Defense Academy. In this session, we will discuss English paper of CDS 2 2020. The questions which I have are from set B. तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ CDS 2 2020 का जो पेपर पैटर्न है इंग्लिश का वो डिस्कस करूंगा, ताकि CDS 1 2021 के एस्पिरेंट्स को ये समझने का मौका मिले कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है और वो अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको स्पॉटिंग एरर्स के बारे में जानना है। स्पॉटिंग एरर्स से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्पॉटिंग एरर जो है ये इंग्लिश के अंदर ग्रामर से रिलेटेड है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स सिनोनिम को समानार्थी के तौर पे जानते हैं, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे गए थे। सिनोनिम जो है वो इंग्लिश के अंदर वोकैब से रिलेटेड पार्ट है। एंटोनिम्स से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एंटोनिम्स हम लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अगर बात करें तो क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको आप सेंटेंस कंप्लीशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट्स? 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। ये वाला जो पार्ट है ये वोकैब प्लस ग्रामर दोनों का मिला जुला सेक्शन है। कुछ क्वेश्चंस वोकैब पे बेस्ड होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ग्रामर पे बेस्ड होते हैं। फिर हम लोग अगर आगे बढ़ें तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको PQRS के नाम से भी जानते हैं। आपको सेंटेंस के अलग अलग पार्ट दिए जाते हैं, उनको जोड़कर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ईडियम एंड फ्रेजेस से 10 क्वेश्चन आते थे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इनको लोकोक्ति मुहावरे के नाम से जानते हैं। कई बार वन वर्ड पूछ लिए जाते हैं, कई बार ईडियम्स पूछ ली जाती हैं। तो इस बार का जो पेपर था उसमें 10 क्वेश्चन ईडियम्स से थे। वोकैब का पार्ट है ये। जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो वोकैब सेक्शन के अंदर हमें ये पढ़ना होता है। फिर अगर मैं बात करूं तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस PQRS जैसा ही है, लेकिन PQRS में आपको छोटे पार्ट दिए जाते हैं वर्ड्स के, जबकि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में आपको कंप्लीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होता है, ये थोड़े लेंथी सेंटेंसेस होते हैं और अलग अलग पार्ट्स को हमें जोड़कर एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनाना होता है। फिर अगर मैं बात करूं तो क्लोज टेस्ट के 20 क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, अच्छे से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। क्लोज टेस्ट का एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। आपको एक पैसेज दिया रहेगा जिसमें कुछ पार्ट्स अंडरलाइन होंगे। अंडरलाइन पार्ट में आपको 4 ऑप्शन में से जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो वहाँ पे फिल करना है, ताकि वो पैसेज मीनिंगफुल बन जाए। आगे बढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको पैसेज के आए थे इस बार। पैसेज सिंपल है, आपको एक पैसेज दिया रहेगा, फिर उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को पढ़ के आपको आंसर करना है। फिर अगर मैं बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बहुत ही एक मैं कहूँगा कि नया टॉपिक CDS ने ऐड किया है। पिछला जो पेपर हुआ था CDS 2 2019, उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब ये पैटर्न फॉलो होता आ रहा है। CDS 2 2020 में भी 10 क्वेश्चन आए हैं। तो इस चीज़ की 99% चांस है कि CDS 1 2021 में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। लास्ट अगर हम लोग देखें तो स्पेलिंग मिस्टेक के 10 क्वेश्चन आए थे। स्पेलिंग मिस्टेक में क्या होता है, बेसिकली 4 आपको स्पेलिंग दे दी जाती हैं, उनमें से 3 गलत होती है और 1 सही होती है। वो आपको ऑप्शंस में से चूज करके मार्क करना होता है। तो ये CDS 2 2020 का इंग्लिश का जो पेपर आया था
उसका पैटर्न था कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मार्किंग स्कीम समझते हैं कि सीडीएस का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है सीडीएस 2 2020 में किस तरीके से मार्क्स दिए गए हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे इंग्लिश के पेपर में वो कितने आए थे दोस्तों, 120 क्वेश्चंस आए थे। और टोटल मार्क्स जो दिए गए हैं इंग्लिश के पेपर के लिए वो आपको कितने दिए गए हैं, 100 नंबर। तो 100 नंबर का पेपर था और 120 क्वेश्चंस आए थे। टाइम भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 2 आवर्स का टाइम आपको अलॉट किया गया था। अगर आपने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है तो आपको 0.83 मार्क्स दिए गए हैं, और अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है तो नेगेटिव मार्किंग के तौर पे -0.27 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए गए हैं। तो ये चीज़ थी सीडीएस 2 2020 की मार्किंग से रिलेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीडीएस 2 2020 के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे सेट बी के अंदर 21 से लेकर के 10 क्वेश्चन जो थे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे थे, वो मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शंस समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको करना क्या था। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज अ वर्ड और फ्रेज अंडरलाइंड। हमें कुछ सेंटेंस दिए गए थे और सेंटेंस के अंदर कोई शब्द या कोई फ्रेज को अंडरलाइन किया हुआ था। रीड दी सेंटेंसेस केयरफुली, हमें वो वाक्य केयरफुली पढ़ना था। एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड, और हमें अंडरलाइंड वर्ड का या फ्रेज का पार्ट ऑफ स्पीच बताना था। इंडिकेट योर रेस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली, और उसी को आपको अपने OMR शीट में मार्क करना था। तो ये डायरेक्शन थी। अब थोड़ा सा मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अवेलेबल है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास अवेलेबल हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले होता है हमारे पास नाउन। नाउन के बाद में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउन बोलते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है फ्रेंड्स, प्रोनाउन। उसके बाद में तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास है वो क्या है, एडजेक्टिव। चौथा अगर मैं आपसे बोलूं, चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास क्या है, वर्ब है। फिर इसके बाद में हमारे पास जो पांचवा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में मैं अगर बात करूं तो सातवां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन, और आठवां पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारे पास वो है इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और इन्हीं में से कोई एक हमारा आंसर बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ऑल द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स हम लोग किसको बोलते हैं, तीर्थ यात्री को बोलते हैं। तो ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ वाइल अंडर द बैनियन ट्री, कि सारे जो तीर्थ यात्री थे उन्होंने कुछ क्षण के लिए बैनियन ट्री के नीचे आराम किया। तो आप सब जानते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अंडर, बिलो, अबो, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो आपके लिए सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये एक प्रेपोजिशन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द वंडरफुल स्टैच्यू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल पीपल टू सिटी, कि जो नेता है, लीडर हम लोग किसको बोलते हैं, नेता को। तो जो नेता का शानदार पुतला है, स्टैच्यू का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पुतला।
तो नेता का जो शानदार पुतला है वो हर व्यक्ति का स्वागत करता है जो शहर में आता है। अक्सर हम लोग सिटी में ट्रैवल करते हैं तो हम भी देखते हैं कि जो फेमस लीडर्स हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके स्टैचू बने होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, वंडरफुल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कौन से सफिक्स से एंड हुआ है फ्रेंड्स? FUL। FUL सफिक्स से एंड होने वाला कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? एडजेक्टिव, विशेषण बोलते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। अब ये वंडरफुल जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? स्टैचू की विशेषता बता रहा है। तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, किसको क्वालिफाई करता है? या तो नाउन को क्वालिफाई करता है या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे स्टैचू प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये है क्या? नाउन। कैसा पुतला? शानदार पुतला, आश्चर्यजनक पुतला। तो स्टैचू जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिस इज हिज पेन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हिज की बात करता हूँ तो हिज इंग्लिश लैंग्वेज में पजेसिव एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और पजेसिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर हो वो समझिएगा। तो देखिए इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, हिज हुआ, फिर आपके पास माई है, फिर आपके पास आर है, फिर आपके पास योर है, फिर आपके पास हर है, फिर आपके पास इट्स है, फिर आपके पास देयर है। तो ये सारे जो होते हैं दोस्तों, ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहलाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हैं? पजेसिव एडजेक्टिव हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वर्ड आता है माइन, इसके लिए वर्ड आता है आर्स, इसके लिए वर्ड आता है योर्स, इसके लिए वर्ड आता है हर्स। इसका पजेसिव प्रोनाउन पॉसिबल नहीं है। और देयर के लिए क्या आता है? देयर्स। तो ये सारे क्या हैं? पजेसिव प्रोनाउन है। अब हिज जो है ये एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये पजेसिव एडजेक्टिव भी बनता है और पजेसिव प्रोनाउन भी। तो यहाँ हमें डिसाइड करना था कि ये पजेसिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है कि पजेसिव प्रोनाउन। तो ध्यान से समझिए, जब भी हिज को हम लोग किसी नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? पजेसिव एडजेक्टिव। और अगर हिज जो है वो सेंटेंस के एंड में हो, कहाँ पे हो? सेंटेंस के एंड में हो, तब हिज किसकी तरह बिहेव करता है? तब हिज बिहेव करता है पजेसिव प्रोनाउन की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है? पजेसिव प्रोनाउन की तरह। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि पेन जो है वो एक नाउन है। नाउन से पहले आपने हिज लगाया है तो हिज यहाँ पे क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, when people found that the jewel was in records of Rahim, they gave it to him। जब लोगों को ये पता लगा कि ज्वेल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? आभूषण। कि आभूषण जो है वो रहीम का है तो उन्होंने उसे वापस कर दिया। तो देखिए गेव यहाँ पे क्या है दोस्तों? वर्ब है। और वर्ब के बाद में हम लोग क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन भी बनते हैं और प्रोनाउन भी बनते हैं। तो आप जानते हैं कि इट जो है वो नाउन तो हो नहीं सकता। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इट वैसा तो कुछ नहीं है, ना तो व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है। तो इट नाउन नहीं है, इट क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? ए ऑप्शन प्रोनाउन बिल्कुल ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि नॉमिनेटिव क्या है। तो नॉमिनेटिव जो है इंग्लिश लैंग्वेज में एक केस होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 3 केस होते हैं दोस्तों, आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो सीख लीजिए। पहला केस होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा केस होता है आपका पजेसिव केस। तो ये 3 केसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो यहाँ पे जो इट है ये सब्जेक्टिव केस तो नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्टिव केस कौन होता है? सब्जेक्ट। जबकि मैंने आपको क्या बताया कि इट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्टिव, यहाँ पे नॉमिनेटिव आपका आंसर नहीं होगा।
नाउन आप जानते हैं, संज्ञा एडवर्ब बोलते हैं क्रिया विशेषण को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको। इट इज 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड, कि 11 बज चुके हैं और हमें सबको अब सोने जाना चाहिए, ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो इट के बारे में यहाँ पे हमको बताना था। तो अभी अभी मैं आपको इट के बारे में थोड़ी जानकारी दे के आ रहा हूँ कि इट जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ से डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब आपको पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है कि इम्पर्सनल प्रोनाउन है। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो किसको इंडिकेट करते हैं, पर्सन को इंडिकेट करते हैं। पर्सन कौन है, लिविंग है। कौन है, लिविंग बीइंग है। तो अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो आई हुआ, वी हुआ, ठीक है, यू हुआ, ही हुआ, शी हुआ, दे हुआ, ये सारे किसकी तरह काम करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की तरह। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो रिलेट करने का काम करते हैं, जैसे हु हुआ, हुम हुआ, विच हुआ, दैट हुआ, ये सारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, इम्पर्सनल, क्योंकि इट जो है वो किसको इंडिकेट करता है फ्रेंड्स, नॉन लिविंग को इंडिकेट करता है। तो नॉन लिविंग किस कैटेगरी में जाएंगे, इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ध्यान से समझिए कि जो फूल है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ब्यूटीफुल के बारे में बता देता हूँ, FUL सफिक्स से ख़त्म हो रहा है। FUL सफिक्स से ख़त्म होने वाला कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, यानी कि विशेषण। ये वेरी शब्द यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है। मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है, विशेषता बताना। तो जो फ्लावर है वो खूबसूरत तो था लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है, वेरी, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में कौन होता है, एडवर्ब होता है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, कि यह लड़का जो है वो रमेश से ज़्यादा ताकतवर है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो, दिस की अगर बात करता हूँ, दैट की अगर बात करता हूँ, दीज की अगर बात करता हूँ और दोज की अगर बात करता हूँ, तो दिस का प्लूरल फॉर्म होता है दीज और दैट का प्लूरल फॉर्म होता है दोज। और ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में किसकी तरह काम करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कब, जब इनके बाद में कोई नाउन मौजूद ना हो। लेकिन अगर इन सब के बाद में कोई नाउन मौजूद हो तो ये सारे किसकी तरह काम करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। कौन सा लड़का, ये लड़का, दिस बॉय। तो यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन, इस नाउन की विशेषता यहाँ पे दिस बता रहा है। तो दिस यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है आपके लिए। माई सेल्फ की अगर बात करते हैं तो माई सेल्फ हुआ, या अगर मैं आपसे बताऊं योर सेल्फ, आपसे बताऊं हिम सेल्फ, हर सेल्फ, तो जब भी ये सेल्फ कोई सफिक्स आपको नज़र आ जाए इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये सारे किस कैटेगरी में होते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में होते हैं। किस में होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एंट्स फॉट द वेस्प्स, कि एंट्स जो है उन्होंने वेस्प से फाइट की। अब आप सब जानते हैं कि फाइट जो है ये वर्ब है, इस फाइट वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, फॉट है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, फाइट का अर्थ क्या होता है, लड़ाई करना, और लड़ाई करना क्या है, एक्शन है, और अगर एक्शन है तो क्या है, वर्ब है।
तो यहाँ से वर्ब तो है, लेकिन कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है या डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब जैसा तो कुछ होता ही नहीं, एडजेक्टिव ये है नहीं। अब कंफ्यूजन है कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके साथ क्या लगा हो, ऑब्जेक्ट लगा हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो अगर जगह सेंटेंस देखें तो आप देख रहे हैं कि एंट्स ने किससे लड़ाई करी, वेस्प्स ने, और आप इंट्रांजिटिव को चेक करने के लिए व्हाट या हुम का आंसर लेते हैं। तो एंट्स फाइट हुम, एंट्स ने किससे फाइट करी, वेस्प से। तो ये वेस्प यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आई कैन हार्डली बिलीव इट, कि मैं मुश्किल से ही इस चीज़ पे भरोसा कर पा रहा हूँ। तो आई हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। कैन मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। बिलीव मेन वर्ब है और ये विश्वास करना इसका मीनिंग होता है, और इट हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ हार्डली किसको क्वालिफाई कर रहा है, बिलीव वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।